हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रॉम बिहार। आज हम बात करेंगे बिहार और बिहार से जुड़ी समस्याओं के बारे में। इन समस्या और साथ ही साथ एक बेहतर समाधान पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे प्रिय दोस्त रोशन जी। तो रोशन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्त। और मैं आपका जो चैनल है नमस्ते फ्रॉम बिहार और आपके व्यूअर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बिहार के इस इनिशिएटिव्स को, बिहार के इस एक स्टेप को जो कि बिहार को आगे ले जाने में, बिहार की समस्याओं को फाइंड आउट करने में मदद करेगी। मैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। तो रोशन जी, जैसा कि हमने सुना है कि बिहार का जो अतीत है काफ़ी गौरवशाली रहा है। बिहार का ऐसा सुनने को मिलता है कि जब बिहार के जो शासक जब होते थे तो पूरे अखंड भारत पे शासन करते थे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमने सुना है, उसका एक अपना इतिहास रहा है। बिहार की अर्थव्यवस्था की जो बात करते हैं अगर हम, तो बिहार की अर्थव्यवस्था में वो कैपेसिटी है जो उसको एक डेवलप स्टेट बना सकती है। फिर भी अगर यस। हम चर्चा करते हैं तो आज के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य के अंदर काउंट किया जाता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या सिचुएशन हुआ है कि बिहार का इतना गौरवशाली अतीत होने के बावजूद आज बिहार पिछड़े हुए राज्य के स्टेट में गिनती किया जाता है इसका। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया और एक क्वेश्चन वैलिड भी है जो कि हमारे जैसे यूथ के मन में हमेशा आता है कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम इकोनॉमिकल डोमिनेट करते थे। यदि हमारी हिस्ट्री देखा जाए, यदि मौर्यन साम्राज्य में, यदि गुप्त वंश में, यदि हमारी हिस्ट्री देखा जाए तो हम डोमिनेट करते थे पूरे भारतवर्ष को। लेकिन आज वहीं बिहार की स्थिति यदि देखा जाए तो एक सबसे पिछड़े हुए राज्य में आती है। ऐसा क्यों? हम सबके माइंड में ये बात आती है। लेकिन यदि हम इसकी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि बहुत सारे इसके रीजंस हैं जो ऐतिहासिक भी हो सकते हैं और आधुनिक भी हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऐतिहासिक रीजन से। यदि देखा जाए तो बिहार, यदि हम 2000 की बात करते हैं, 2000 में बिहार को, झारखंड को बिहार से अलग किया गया, जो कि एक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज संपन्न राज्य था जहाँ पे बहुत सारे संसाधन थे, जिसमें देखा जाए कोल, आयरन और बहुत सारे गैसेस और बहुत सारे मेटल्स थे। लेकिन उनको बिहार से अलग किया गया। जो कि बिहार से अलग होते हैं, बिहार की एक जो बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, वो बिहार से छीन ली गई, जिसको भारत से बिहार सरकार बार बार एड्रेस करता है केंद्र सरकार से कि हमारे पास जो भी कैपेसिटी थी, जो नेचुरल रिसोर्सेज की कैपेसिटी थी, उसे छीन लिया गया। इसके बाद बिहार की अर्थव्यवस्था पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। जैसा कि आपने बताया, झारखंड का बिहार से अलग होना बिहार की अर्थव्यवस्था पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसका। यस। लेकिन हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि जो बिहार की अर्थव्यवस्था है उसको नुकसान पहुंचाने में कहीं ना कहीं वहाँ की राजनीतिक दल, वहाँ की राजनीतिक पार्टियां और साथ ही साथ वहाँ का शिक्षा, स्वास्थ्य और जो वहाँ की बुनियादी संरचनाएं हैं, उनका जो लचीलापन है, वो कहीं ना कहीं बिहार की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है इसका। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हालांकि आपने राजनीति की बात की, बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया। और बिहार में एक कहावत है कि राजनीति के बारे में आप सोचे या ना सोचे, राजनीति आपके बारे में सोचती है। और राजनीतिक फैक्टर की आपने बात किया तो सबसे बड़ा, यदि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो राजनीतिक फैक्टर सबसे बड़ा है। देखा जाए तो पिछले 30 से 40 वर्षों में यदि बिहार में पॉलिटिकल चेंजेस की बात किया जाए, सरकार की चेंजेस की बात किया जाए, तो लगभग 20+ टाइम बिहार में गवर्नमेंट चेंजेस होंगे। इतना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से यदि बिहार में देखा जाए तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आउटसाइड हो, यानी कंट्री के अदर स्टेट का इन्वेस्टमेंट या आउट ऑफ कंट्री का इन्वेस्टमेंट, बिहार में आने से वो कतराते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। वो सोचते हैं कि यदि बिहार में अभी जो करंट गवर्नमेंट है, यदि वो पॉलिसी कुछ लेकर आती है इन्वेस्टमेंट के लिए, यदि वहाँ पे हमने इन्वेस्ट कर दिया तो यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी नहीं है कि वो 5 साल तक चलेगी। यदि 2.5 साल के बाद गवर्नमेंट गिरती है तो फिर आने वाली गवर्नमेंट
किस तरह की पॉलिसी बनाएगी इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या हमारे कॉर्पोरेट्स के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्या हमारे बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये जो दुविधाएं हैं, जो डायलेमा है गवर्नमेंट और कंपनी के बीच में, ये बिहार में बनी रहती हैं, जिसकी वजह से बिहार में न इन्वेस्टमेंट आती हैं, न बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, न रोजगार जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे मोस्ट ऑफ द यूथ बिहार के बाहर जाकर के काम करते हैं, जो कि आप जानते हैं, आप लोग बिहार के युवा ये सब चीज़ों को देखते ही हैं। ओके, तो जैसा कि आप मेंशन ही कर रहे हैं कि किसी भी स्टेट की अगर राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी, अगर सरकार स्थिर नहीं होगी, तो वहां पर जो इन्वेस्टमेंट है निश्चित रूप से कम होगा। यस। क्योंकि वहां पर उसको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी और Yes. पॉलिसी में चेंजेस देखने को मिलेगा। Yeah. ठीक है, अलावा भी जो हमने सुना है स्वास्थ्य, शिक्षा, आप इसको किस तरीके से देखते हैं बिहार के बारे में? यस, दिस इज द इम्पैक्टिंग फैक्टर। यदि हमें देखा जाए तो शिक्षा बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला एक फैक्टर है। यदि किसी भी कंट्री को उठा कर हम देख लें, यदि एज एग्जाम्पल यदि हम यूएस को देखें, तो यूएस एज द ग्रेट पोजीशन, एज द सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड, यदि उस पोजीशन पर पहुंचा है तो कहीं ना कहीं शिक्षा उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जिस पर अपने आप को एक सुपर स्ट्रक्चर के रूप में बिल्ड किया है। लेकिन इन इंडिया शिक्षा को एक रोजगार का माध्यम माना जाता है, न कि अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नेशन बिल्डिंग, सोसाइटी इन्हेंसमेंट, सोसाइटी को इम्प्रूव करने का एक माध्यम, इस रूप में न देख करके एक रोजगार का माध्यम माना जाता है, जो कि एक हमारी सामाजिक यू कैन से माइंडसेट को दिखाता है, एक टेम्परामेंट को दिखाता है, जो कि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज नॉट फॉर गुड फॉर एनी सोसाइटी, एनी इंडिविजुअल एंड एनी नेशन टू एनहांस योरसेल्फ। ओके, तो जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि जो शिक्षा का मकसद है वो लोगों में ये बैठा हुआ है कि वो इसे केवल एक सरकारी नौकरी की तरफ देखते हैं। शिक्षा का मकसद अपना नौकरी की तरफ देखते हैं, वो यह नहीं देखते कि अपना व्यक्तित्व का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी देश अथवा राज्य के विकास के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आपने हमें बताया कि झारखंड का अलग होना बिहार से, उसके बाद सरकार की अस्थिरता, उसके बाद शिक्षा में लचीलापन, ये 3 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। इसके अलावा और क्या फैक्टर आप देखते हैं? स्वास्थ्य को लेकर के आप क्या सोचते हैं बिहार के बारे में? स्वास्थ्य की यदि हम बात करें बिहार को लेकर के, तो स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यदि आप चाहते हैं कि हमारा सोसाइटी बिल्ड हो, हमारा राज्य बिल्ड हो एज ए पावरफुल स्टेट, हमारे कंट्री बिल्ड हो, तो ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने का एक माध्यम है स्वास्थ्य। शिक्षा, जैसे कि हमने देखा कि ह्यूमन रिसोर्सेज को बिल्ड करने का, ह्यूमन रिसोर्सेज को स्किल बनाने का एक माध्यम है शिक्षा, उसी तरह ह्यूमन रिसोर्सेज को स्वस्थ रखने का, ह्यूमन रिसोर्सेज को इफिशिएंट बनाने का एक माध्यम है हेल्थ। यदि किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी सोसाइटी, यदि फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंडिविजुअल का यदि हेल्थ सही नहीं है तो वो इफिशिएंट नहीं बन सकता, वो इफिशिएंस रूप से वर्क नहीं कर सकता, हार्ड वर्क नहीं कर सकता, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। यदि इस केस में यदि किसी भी स्टेट को उठाकर देखें, यदि किसी देश को उठाकर देखें, जैसे कि हम अफ्रीकन कंट्री को उठाकर देखते हैं, जिनमें बहुत सारे ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं इक्वेटर के पास, यदि वहाँ की हम एजुकेशन, वहाँ की हेल्थ को लेकर के हम देखा है, तो वहाँ पे ना हेल्थ है ना एजुकेशन है, जिसकी वजह से वो काफ़ी पीछे हैं। यदि उस केस को यदि हम बिहार पे इम्प्लीमेंट करें तो बिहार में भी आपको देखने को मिलेगा एजुकेशन और हेल्थ की स्थिति काफ़ी दयनीय है, जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्सेज काफ़ी इफिशिएंट तरीके से प्रोडक्टिव नहीं बन पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिकल इन्हेंसमेंट नहीं हो रहा। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो शिक्षा अच्छा होगा, और शिक्षा अच्छा होगा तो लोगों का विकास सही रूप में होगा, और लोगों का अगर विकास सही होता है तो उस राज्य का विकास सही दिशा में हो सकता है। राइट। तो कहीं ना कहीं जिन पहलुओं पर हमने बात की है, तो ये तो समस्याएं हैं, और आज से पहले भी बहुत सारी सरकारें आई हैं और बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया है कि बिहार के विकास के लिए और देश के विकास के लिए कहीं ना कोई कदम उठाया जाए। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे इसके सुधार के लिए, कि शिक्षा में हमें क्या सुधार करना चाहिए, स्वास्थ्य में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, और किस तरीके से रोजगार को सृजन किया जा सकता है बिहार में? आप इसको क्या देना चाहेंगे सुझाव में? यदि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो यदि मैं पहला सुधार की बात करूंगा तो हमारा अप्रोच होगा कि टॉप टू बॉटम अप्रोच, यानी कि हम ऊपर से सुधार करने की बात करेंगे। जैसे कि
हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जो संवैधानिक प्रारूप तैयार किए गए हैं, जिसमें पॉलिटिकल डोमिनेंस बहुत अधिक है। यदि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, यदि इनकी पॉलिटिकल विल नेशन बिल्डिंग की तरफ है, स्टेट बिल्डिंग की तरफ है, एक लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये सोचते हैं, तो देश को एक सही दिशा में ले जाने का एक प्रयास करेंगे। यदि मुझे यदि सुझाव के रूप में देना हो तो सबसे पहले पॉलिटिकल विल को चेंज किया जाए। एक ऐसे व्यक्ति को एक ऐसे पोजीशन बैठाया जाए जिसके पास लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग दूरी तक सोचने की क्षमता हो, न कि शॉर्ट दूरी तक। जैसे कि आजकल के सीएम, आजकल के जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं फ्री विज का, जो कि रेवड़ी कल्चर बोलते हैं, कि हमें 5 साल के बाद आना है सत्ता में, तो हमें क्या देना है, फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री सब कुछ फ्री देना है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, जिसका शॉर्ट बेनिफिट्स है। लेकिन कोई पॉलिटिशियन आकर ये बात नहीं कहता कि हम आपको फ्री एजुकेशन देंगे जो कि क्वालिटेड एजुकेशन होगा, हम आपको फ्री हेल्थ देंगे जो कि आपको हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन रिसोर्सेज को एनहेंस करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी ये चीज़ नहीं करती। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल विल की कमी है। ओके, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति नहीं है हमारे राजनीतिक पार्टियों के साथ। और वैसे लोग जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, या जो शासन प्रशासन को चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों के अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। तो आपके अकॉर्डिंग एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी या ऐसा कोई लीडर जो समाज को सही दिशा में ले जा सकता है, उसके अंदर आप क्या क्वालिटी देखते हैं? क्या क्वालिटी होना चाहिए उनके अंदर? फर्स्ट क्वालिटी मैं देखना चाहूँगा, जैसे कि सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए इंटीग्रिटी। हमें समाज किस तरह से देखता है, हमें इस चीज़ के लिए मतलब हम किस तरह से समाज को देखते हैं, क्या हमारा इंटरनल स्पिरिट, जो अंदर की भावना है, क्या हमें वो गवाही दे रही है कि यू आर राइट, तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो। यदि आपके पास पॉलिटिकल विल है, आपके पास इंटीग्रिटी है, तो आप किसी भी तरीके से अपने सिस्टम को, अपने राज्य को एक अलग पोजीशन पर ले जा सकते हैं। लेकिन आपके पास जब इच्छा शक्ति नहीं है, आपके पास जब ईमानदारी नहीं है, तो आपके लिए कितना भी लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस कितना भी बना लिया जाए, आप कहीं ना कहीं लूप होल्स खोज लेंगे, कहीं ना कहीं गलतियां पा लेंगे जहां से आप करप्शन कर सकते हैं, या जहां से आप अपने आप को बचा सकते हैं करप्शन से। तो मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी चीज़ है इंटीग्रिटी, जो अपने अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी इस राजनीतिक पर्सपेक्टिव से देख लिया, हमें एक हमारा दृष्टिकोण हुआ कि राजनीतिक दृष्टिकोण से हम बिहार के विकास के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष यही है कि हमें एक ऐसे लीडर्स की चुनाव करनी चाहिए जिसका जो इंटीग्रिटी में विश्वास करता हो, जिसके वाइड पॉइंट ऑफ व्यू है, जो काफ़ी वाइड देखता है चीज़ों को। इसके अलावा हमने अभी बात की थी शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, तो इस पर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? इसके विकास के लिए हम और क्या कर सकते हैं? यदि देखा जाए तो यदि हम शिक्षा और स्वास्थ्य को, एक मेंटालिटी हमारी है जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के जो सेक्टर हैं उसे लोग केवल देखते हैं कि ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट इस पर खर्च करेगी। लेकिन मैं जब देखता हूँ, कभी प्रैक्टिकल यदि मैं देखता हूँ, तो जब मंदिर बनाने की बात आती है गांव में, तो लोग खुलकर चंदे देते हैं, खुलकर सपोर्ट करते हैं सब कुछ को, उस प्रोसेस को, उस प्रोजेक्ट को। लेकिन जब कोई लाइब्रेरी बनाने की बात आए, स्कूल बनाने की बात आए, छोटे हॉस्पिटल बनाने की बात आए, तो लोग वहाँ पे नहीं जाते, वहाँ पे खुल के सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनकी एक मेंटालिटी हो चुकी है कि हम पढ़ के करेंगे। जो आजकल के सिनेरियो चल रहे हैं, जो आजकल के पर्सपेक्टिव देश में चल रहे हैं, उनसे ये लगता है कि शिक्षा पाओ नौकरी के लिए। यदि नौकरी मिल नहीं रही है तो शिक्षा किस काम की? और जब शिक्षा नहीं चाहिए हमें, तो स्कूल क्यों बनाए? तो यानी कि वो डीप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं, शिक्षा को रोजगार से जोड़ रहे हैं, शिक्षा को एक पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड नेशन बिल्डिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग के रूप में नहीं देख रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जैसे कि मेंटालिटी फैक्टर, लैक ऑफ मेंटालिटी, सुपीरियर मेंटालिटी। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग हमें एजुकेशन पैटर्न पे थोड़ा सा फोकस्ड होना पड़ेगा कि हमारा जो एजुकेशन पैटर्न है वो केवल रोजगार ओरिएंटेड ना हो करके, हाँ, पर्सनल स्किल डेवलपमेंट के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की होनी चाहिए। ठीक है,
और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो बिहार के जो लोग हैं और बिहार के खास करके जो यंगर्स कह लीजिए या जो बच्चे हैं अभी, और उनका जो हेल्थ है वो उनका पैरामीटर अगर देखा जाए हेल्थ के नज़रिए से तो काफ़ी नीचे हैं। तो जैसे कि वो कुपोषण के शिकार होते हैं, विभिन्न Yes. तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। तो हमें किस तरीके से फोकस करना चाहिए अगर हम हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, अगर हेल्थ के नज़रिए से देखें तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए बिहार के लिए? इस बिहार को इस हेल्थ के इशू से, न कि केवल बिहार को, पूरे देश की हेल्थ के इशू से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं, जिसमें से एक इनिशिएटिव है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, जो कि हर गांव में बनाए जाते हैं। जो कि हमें इसमें वहाँ पे यदि हम प्रॉब्लम्स की बात करें कि जो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल लैग, यानी कि जो फाइनेंस का एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, जो कि फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से, फिर स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, उसके बाद उस प्राइमरी हॉस्पिटल को मिलती है। तो क्यों ना हम फाइनेंस को डिसेंट्रलाइज करें, ताकि डायरेक्ट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से और लोकल बोर्ड से डायरेक्ट हम प्राइमरी हॉस्पिटल को दें, ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करें। और सेकेंड थिंग इज जो वर्क फोर्स है, यदि हेल्थ सेक्टर में वर्क फोर्स की बात करें, भारत में वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन यदि स्किल्ड वर्क फोर्स की बात करें, एक प्रॉपर वर्क फोर्स की बात करें जो कि हेल्थ सेक्टर में हायर नहीं किया जा रहा है। और मैं अपने कुछ रिलेटिव से बात कर रहा था, तो मैंने पाया कि जो भी आशा है, आप जानते होंगे आशा, हाँ बिल्कुल। आशा से रिलेटेड मैंने बात किया कि जो कोविड में भी एक बहुत पूर्ण भूमिका निभाई, तो उनकी हेल्थ सिक्योरिटी से मैंने बात किया, तो वहाँ पे पाया कि उनके लिए कोई हेल्थ सिक्योरिटी नहीं है। यदि उन्हें कुछ भी होता है तो उनके लिए कोई हेल्थ सिक्योरिटी नहीं है। उनके लिए परमानेंट सैलरी का मैनेजमेंट नहीं किया गया है। उनकी सैलरी कभी 1 महीने पे आती है, कभी 2 महीने पे आती है, जिससे कि उन्हें डीमोटिवेट करती है। जो एक प्रोसेस है उसे डीमोटिवेट करती है, जो कि उनका एक मेन रोल है। यदि ग्रामीण लेवल पर देखा जाए तो एक मेन रोल है, लेकिन उन्हें डीमोटिवेट करती है। तो हमें इन जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक सिस्टम है, इसे हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ताकि जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स है रूरल एरिया में वो वहीं पे सॉल्व किया जाए। गांव की प्रॉब्लम गांव में ही सॉल्व किया जाए। यदि हम गांव की प्रॉब्लम्स को हम डिस्ट्रिक्ट में ले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो कि टर्सरी हेल्थ केयर है, सेकेंडरी हेल्थ केयर, वो यदि वहाँ पे ले जाते हैं तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, जो कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएंगे, प्रॉपर हेल्थ सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें इसे डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है, और केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि फंड को डिसेंट्रलाइज किया जाए, ताकि वो फंड का एक्सेस प्राप्त कर पाए।